देखो ये एक ITR 1 का फॉर्म है। एक्सेल, ITR 1 एक्सेल यूटिलिटी है। एनेबल एडिंग दिख रहा है, एनेबल एडिटिंग करना पड़ेगा फर्स्ट। हेलो किरण, सुन रहे हो? यस सर। सुन रहे हो ना? यस सर। हाँ सर। अच्छा, एनेबल एडिटिंग करने के बाद एनेबल कंटेंट बोल के दिख रहा है, उसे एडिट एनेबल कर दो। किस में देख रहे हो, मोबाइल में या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर? मोबाइल। मोबाइल में। ठीक से देख पा रहे हो? क्योंकि छोटा छोटा लिखा है ना, और एक हाँ प्रॉम्प्ट। सर, क्लियर है। ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है देखो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फाइल रिक्विजिट आईटीआर फिलअप करना होगा। जो आईटीआर चाहिए यहाँ पे तुम्हें इनकम के बेसिस पर देखना होगा कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। क्या क्या इनकम है देखो, व्हाट इनकम्स आर देयर। सैलरी इनकम है, एफडी इनकम है, एफडी से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम दो इनकम है, एक तो सैलरी इनकम और इंटरेस्ट इनकम। सैलरी इंटरेस्ट इनकम, अगर किसी का ये सिर्फ दोनों इनकम है, मतलब सैलरी हेड से है एंड अदर सोर्स से है, अदर सोर्स से है एंड सैलरी से है, इन दोनों सोर्स से अगर इनकम है तो उसे ITR 1 फिलअप करना चाहिए। उसे ITR 1 फिलअप करना चाहिए। अगर बिजनेसमैन है तो उसे कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहिए? ITR 3। ITR 3 बिजनेस इनकम अगर रहेगा तो ITR 3। अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम रहेगा तो ITR 2। इसका तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, इसलिए ITR 2 फिलअप करने की जरूरत नहीं है। ITR 3 किसके लिए? जिसका बिजनेस प्रोफेशन इनकम है उसके लिए। ठीक है। 1 2 3, ITR 1 2 3। तो ITR 1 किसके लिए है? जिसका सिर्फ सैलरी है एंड अदर सोर्स का इनकम है, उसके लिए। ITR 1 इज द रिक्विजिट ITR, रिक्विजिट जो ITR एप्लीकेबल है उसी को फिलअप करना होगा। सर ITR 1 जो इसको सैलरी मिलता है उसके लिए है ना? इसके लिए हाँ हाँ, सिर्फ सैलरी एंड अदर सोर्स का इनकम है। अगर एक पर्सन है जो जिससे इनकम होता है सैलरी से प्लस उसका बिजनेस इनकम भी है, ठीक है, तब बिजनेस भी चल रहा है, तो उसके लिए ITR 3 फिलअप करना होगा। वो ITR 3 फिलअप करेगा। ITR 3। ITR 3 कौन फिलअप करता है? जिसका बिजनेस इनकम है। अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो ITR, जिसका भी। बिजनेस इनकम अगर है
तो ITR 3 फिलअप करो। अंडरस्टूड? सिर्फ सैलरी इनकम है, अदर सोर्स इनकम है तो ITR 1 फिलअप कर दो। अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम है तो ITR 2 फिलअप करो। अगर तुम्हारा सब इनकम है, राइट, तुम्हारा सैलरी इनकम भी है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी है, और बिजनेस प्रोफेशन इनकम भी है, कैपिटल गेन भी है, अदर सोर्स भी है, तो ITR 3। ठीक है, अगर बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो ITR 3। बिजनेस प्रोफेशन का जब बात आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, तब ITR 3 फिलअप करना ही होगा। तो इसके लिए रिक्विजिट फॉर्म कौन सा है? ITR 1। इनकम कितना है? इतना। FD से इंटरेस्ट कितना है? इतना। सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट कितना है? इतना। ये जो तीनों पेमेंट है, ये तीनों पेमेंट, ये तीनों पेमेंट इनकम तो नहीं है, पेमेंट है। PPF का डिपॉजिट, एक इसमें डिडक्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से। कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब पांचों हेड मिला के जो इनकम हो रहा है उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। द टोटल एग्रीगेट ऑफ द एग्रीगेट ऑफ the aggregate of income of 5 heads, the aggregate of income of 5 heads is called gross total income। पांचों हेड में मिला के जो इनकम होता है वो ग्रॉस टोटल इनकम है। और ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलता है 80C, 80D, 80U ऐसे करके। तो PPF में डिपॉजिट किए हो, डिपॉजिट करने के लिए PPF में 80C में डिडक्शन मिलेगा। LIC में पेमेंट करने के लिए, LIC प्रीमियम देने के लिए वो भी 80C में कवर होगा। होम लोन EMI पेमेंट करने के लिए वो भी 80C में कवर हो जाएगा। होम लोन का जो EMI है वो कौन सा कवर होगा? प्रिंसिपल सिर्फ। तो 80C में कौन सा अमाउंट आएगा? देखो 80C में डिडक्शन जो मिलेगा, 80C बोल के सेक्शन 80C में कौन सा डिडक्शन मिलता है इन आवर गिवन केस? प्रोविडेंट फंड में PPF का फुल फॉर्म क्या है बोले तो? PPF जानते हो क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। कैसा? PPF का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। Employees provident. पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक। The people. अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हो तो कौन सा सेक्शन में बेनिफिट मिलता है? 80C में। अगर LIC में पैसा डालते हो कौन सा सेक्शन में? 80C में। 80C में डिडक्शन मिलता है। अगर होम लोन रिपेमेंट करते हो, अगर होम लोन रिपेमेंट करते हो तो कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? रिपेमेंट ऑफ होम लोन, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होम लोन। अगर होम लोन का प्रिंसिपल पे करते हो कौन सा सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा? 80
3 में। तो टोटल डिडक्शन 80C में क्या क्या है, तीनों मिला के कितना है, तीनों मिला के कितना हो रहा है 80C में, टोटल करके बोलो डिडक्शन कितना मिलेगा। बोलो टोटल डिडक्शन कितना मिलेगा। सर ये जो 10,000 पर मंथ इंटू 12 हो जाएगा क्या? इंटू 12 हुआ ना, पर मंथ तो पीपीएफ में डिपॉजिट किए है तो पूरा साल में इनकम टैक्स रिटर्न तो होता है ना पूरा साल मिला के। 12। हाँ हाँ 12। सर वही तो 10,000 इंटू 12 प्लस 35,092 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। नहीं नहीं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80C में सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा, तो सिर्फ प्रिंसिपल का डिडक्शन। प्रिंसिपल अमाउंट को तो ऐड करेंगे ना? हाँ प्रिंसिपल का डिडक्शन मिलेगा। तो टोटल डिडक्शन हो रहा है 182,002, ठीक है। टोटल 80C में इतना डिडक्शन मिलेगा। अच्छा अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे टोटल इनकम अगर मैं टोटल इनकम कैलकुलेट करूँ, सर कैलकुलेट 80C के अंदर क्या क्या आता है, ये कहाँ पे मिलेगा? 80, ये जो सेक्शन 80C है हम लोग के बुक में है सर ये? हाँ वहाँ पे एक चैप्टर है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, देखो उसमें मिलेगा। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अच्छा सैलरी से कितना है, देखो सैलरी से कितना है, सैलरी से 6,31,000, 6,31,000 और 090, ठीक है। उससे एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कि नहीं, सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना। यस सर 30%। 30 नहीं नहीं, 30% का, वो तो हाउस प्रॉपर्टी में 30%, इसमें 30 नहीं 50,000 फ्लैट, फ्लैट 50,000। जो तुम 30% बोल रहे हो ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। सैलरी से जो इनकम टैक्सेबल होगा वो कितना होगा, सैलरी से टैक्सेबल होगा इतना, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी इतना टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम, उसके बाद इनकम फ्रॉम इन आवर गिवन क्वेश्चन इनकम फ्रॉम क्या है, अदर सोर्स है ना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना। एफडी इंटरेस्ट कितना है, सेविंग्स इंटरेस्ट कितना है, सेविंग्स, एफडी इंटरेस्ट, सेविंग इंटरेस्ट, एफडी 9018, 18, 9018, सेविंग्स, सेविंग्स से इंटरेस्ट 10,000, 901। टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना हो गया है, 9018 प्लस
901 दोनों मिला के कितना हो रहा है? सर ये जो सैलरी से हमने डिडक्शन किए 50,000, ये क्या फिक्स्ड रहता है? हाँ, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में देखो ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता है ना अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन में? अंडर सेक्शन 16 में, वो जो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन मिलता है, एंटरटेनमेंट अलायंस, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में देखो तीनों डिडक्शन है। 50,000 अगर तुम्हारा जो बुक है उसमें 40,000 मिलेगा, क्योंकि पुराना बुक अगर मिला होगा तो अ, अभी ये 50 हो गया है, 40,000 पहले मिलता था स्टैंडर्ड डिडक्शन। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी से टैक्सेबल है 5,81,000 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से टैक्सेबल है 10,901। तो टोटल कितना टैक्सेबल है दोनों मिला के? ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? पांचों हेड मिला के जो इनकम होता है उसे क्या कहते हैं? पांचों हेड मिला के जो इनकम होता है उसे क्या कहते हैं? पांचों हेड मिला के, अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया है। दोनों मिला के कितना हो रहा है? 901 18 19,919 इसके साथ जोड़ दो 581,090, टोटल कितना हो रहा है? Zoom कर लो। अच्छा देखो, ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो रहा है दोनों हेड में मिला के? एक्चुअली पांचों हेड मिला के ग्रॉस टोटल इनकम होता है, लेकिन इसका जो जो इनकम दिया हुआ है यहाँ पे, जो दोनों ही हेड है, तो दोनों हेड मिला के ग्रॉस टोटल इनकम हो रहा है 6,01,000 हो रहा है। ठीक है, इतना ही ग्रॉस टोटल इनकम। और इससे क्या माइनस करोगे? इससे माइनस करोगे 80C में कितना डिडक्शन है, अभी कैलकुलेट किया हो ना? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C अंडर सेक्शन, और एक सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा 80TTA, दोनों सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा। 80C में कितना मिलेगा? अभी कितना हो रहा था, कितना हो रहा था टोटल, बोलो? 80C में 1,82,000, 1,82,000, लेकिन मैक्सिमम कितना मिल सकता है 80C में? मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है 1,50,000। 80C में अगर तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ एक्सपेंस करते हो, वहाँ पे लिखा है कौन से इन्वेस्टमेंट करने से मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसका टोटल जो डिडक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम 1,50,000 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तुम इन्वेस्ट किए हो कितना, इन्वेस्टमेंट की हो या फिर एक्सपेंस की हो, ये तो रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिपेमेंट है। तो 80C में जो भी इन्वेस्टमेंट किए हो, जो भी खर्चा किए हो, एक्सपेंस किए हो, उसका टोटल टोटल कितना डिडक्शन मिल सकता है? मैक्सिमम 1,50,000 इतना ही मिल सकता है। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा? उतना ही मिलेगा, 1,50,000। और 80 TTA बोल के एक सेक्शन है, उसमें क्या मिलता है? सेविंग्स अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट से मैक्सिमम 10,000 डिडक्शन मिलता है।
यहाँ पे देखो सेविंग्स इंटरेस्ट से कितना मिला है, सेविंग्स इंटरेस्ट से कितना मिला है देखो। यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिला है, 10,901, 10,901। तो मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा, 80 TTA में मैक्सिमम मिलेगा 10,000। 80 TTA में किस लिए डिडक्शन मिलता है, सेविंग्स अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका डिडक्शन कितना, मैक्सिमम 10,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, 1 लाख। टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, 1,60,000। ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन अगर माइनस करोगे तो टोटल इनकम कितना होगा, टोटल इनकम या फिर यू कैन से टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम या फिर यू कैन से टैक्सेबल इनकम। माइनस करके देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, 4,41,000। This much is the total income, total income or taxable income। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, फिलअप करोगे। अच्छा, मैं डेटा फिलअप कर रहा हूँ। कभी फिलअप किए हो ये फॉर्म, राजेश खन्ना। हाँ सर, एक बार कॉलेज में किए थे। कौन सा फील्ड मैंडेटरी है बोलो तो। अच्छा, पैन नंबर का फॉर्मेट बोलो, अगर आर्बिट्री पैन नंबर देते हो तो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। एग्जाम में तो पेन नंबर नहीं दिया हुआ रहेगा ना, यहाँ पे देखो पेन नंबर दिया हुआ है क्या, पेन नंबर दिया हुआ है क्या। नो सर। तो खुद से देना पड़ेगा। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट फर्स्ट 3 डिजिट एनी, फर्स्ट 3 डिजिट एनी लेटर, एनी लेटर एनी। उसके बाद उसके बाद एनी 3 अल्फ़ाबेट, फर्स्ट 3। उसके बाद इंडिविजुअल होगा तो पी, इंडिविजुअल है राजेश खन्ना, पी है। उसके बाद का जो सारनेम है, सारनेम का फर्स्ट लेटर क्या है बोलो, सारनेम का फर्स्ट लेटर क्या है, सारनेम का फर्स्ट लेटर, सरनेम, सरनेम मतलब लास्ट नेम, लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर क्या है, वो डालना पड़ेगा, के है ना। अच्छा, उसके बाद नंबर डालो, एनी 4। और उसके बाद के, कोई भी लेटर, फर्स्ट जो 3 लेटर तुम डालोगे, कोई भी डालो, कुछ भी लेटर, कुछ भी लेटर डाल दो। उसके बाद अगर इंडिविजुअल होगा तो पी, यहाँ पे इंडिविजुअल है राजेश खन्ना। उसके बाद लास्ट जो नेम है इंडिविजुअल का, उसका फर्स्ट लेटर,
फर्स्ट लेटर खन्ना के लिए किए, इसलिए किए। उसके बाद नंबर डालो, ठीक है, कोई भी 4 लेटर 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट। उसके बाद कोई भी लेटर। अच्छा, अदर नंबर डालो 12 डिजिट, आर्बिट्री। वही एनरोलमेंट आईडी, एनरोलमेंट आईडी देने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास आधार नंबर है तो। फ्लैट नंबर डालो, 0 डालो, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी दो, कुछ भी दो। अच्छा, स्ट्रीट तो देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो चीज़ जो रेड है ना यहाँ पर, जो रेड है ना, उसे वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेड जो है वहाँ पे लिखना है, और जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे अगर नहीं लिखोगे तो चलेगा। जहाँ पे रेड है वहाँ पे लिखना ही होगा, जैसे कि रोड, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, ये क्या है, ये तो ब्लैक में लिखा है, अगर नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, लेकिन एरिया डालना पड़ेगा। एरिया सपोज खड़गपुर। उसके बाद टाउन खड़गपुर। स्टेट, पिन कोड, पिन कोड खड़गपुर का पिन कोड क्या है? 115। 7210। ठीक है, अगर तुम गलत भी डालोगे कुछ भी नहीं होगा एग्जाम के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए जो भी डाल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में जो एक्चुअली है वो ही देना पड़ेगा, ठीक है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं है तुम्हारे जो क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखकर क्या पता चल रहा है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर योर चॉइस, योर नेम, योर चॉइस, योर पेन, योर एनी पेन ऑफ योर चॉइस, एज पर योर चॉइस, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सैलरी मिला है, तो अपने अगर सैलरी मिला है तो तुम क्या करोगे? अगर प्राइवेट से है, प्राइवेट कंपनी से, तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? प्राइवेट कंपनी से है तो कौन सेंट्रल कौन सा सिलेक्ट करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर्स। अदर्स? अदर्स सिलेक्ट करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, आर वी फाइलिंग रिटर्न सेवन प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139(1) सब सेक्शन 1। क्या तुम सेवन प्रोवाइजो ऑफ सेवन प्रोवाइजो टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के हिसाब से फिलअप कर रहे हो फॉर्म? अच्छा, सेवन प्रोवाइजो में क्या लिखा है? सेवन प्रोवाइजो में लिखा है कि तुम्हारा करंट अकाउंट में तुमने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा करवाए। देखो, नॉर्मली इनकम 2,50,000 से ज्यादा होता है तो ही रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है, अदरवाइज नॉट। इंडिविजुअल के लिए
रिटर्न फाइलिंग करना तभी मैंडेटरी है अगर उस इंडिविजुअल का इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है था होता है तो उस फाइनेंशियल ईयर में या फिर प्रीवियस ईयर में। इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है अगर उसका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा होता है तो। लेकिन 7th प्रोवाइसो में बोला गया है 139 सबसेक्शन 1 इस सेक्शन का 7th प्रोवाइसो में बोला गया है क्या किरण तुम डिस्कनेक्ट हो गए थे ना कि 7th प्रोवाइस टैली की क्लास हाँ बोलो। नेटवर्क इशू आ जाता है। नेटवर्क इशू से रस थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। टैली की क्लास में भी ऐसा ही हुआ। टैली का क्लास भी ठीक से हो नहीं पाया। अच्छा कौन सा कंपनी का नेट है जियो। वो है हाँ सर। जियो में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वोडाफोन में थोड़ा कम होगा। जियो में कस्टमर ज़्यादा है ना कस्टमर जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगा ही। ठीक है। अच्छा देखो अ, तो नॉर्मली अगर इनकम किसी इंडिविजुअल का इनकम 2000 किसी इंडिविजुअल का इनकम 2,50,000 से ज़्यादा होता है तो रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी है। अगर उससे कम है तो रिटर्न फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। ये है नॉर्मल प्रोविजन ये है नॉर्मल प्रोविजन। लेकिन ये नॉर्मल प्रोविजन छोड़ के और एक प्रोवाइजो है और एक रूल है 7th प्रोवाइजो बोल के 7th प्रोवाइजो सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में बोला गया है कि अगर अगर तुम्हारा इनकम 2,50,000 से कम है तुम्हारा इनकम 2,50,000 से कम है फिर भी तुम्हें रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा अगर अगर तुम करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करवाते हो। ठीक है अगर तुम करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा जमा करवाते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पूरा साल में मिला के। ठीक है पूरा साल में मिला के अगर तुम्हारे करंट अकाउंट में डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा होता है 1 करोड़ या फिर तुम्हारा फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज्यादा खर्चा होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो 1 लाख से ज्यादा है ये तीनों इवेंट होता है तो तुम्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा जो इवन दो योर इनकम इज लेस देन 2,50,000। नॉर्मल प्रोविजन क्या है नॉर्मल प्रोविजन है कि अगर तुम्हारा इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। लेकिन 7th प्रोवाइजो में बोला गया है कि अगर तुम्हारा करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट है करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट है ड्यूरिंग द ईयर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है या फिर फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज़्यादा खर्च करते हो और इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा होता है ड्यूरिंग द ईयर पूरा साल में मिला के ये तीनों में से कोई भी एक तो तुम्हें रिटर्न फाइलिंग करना ही होगा इवन दो तुम्हारा इनकम जो है वो 2,50,000 से कम है फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो यहाँ पे तुम 7th प्रोवाइजो में फिलअप नहीं कर रहे हो। 7th प्रोवाइजो मतलब तो जो करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख से ज़्यादा और इलेक्ट्रिसिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1 लाख से ज़्यादा।
तुम नॉर्मली फॉलो कर रहे हो, नॉर्मली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा इनकम 2,50,000 से ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। अच्छा, सैलरी, सैलरी में कितना लिखोगे बोलो? सैलरी का मेन पार्ट क्या है बोलो तो? अगर ग्रॉस सैलरी बोलूँ, ग्रॉस सैलरी का कितना पार्ट है? एक तो पैसों में मिलता है, और परक्विजिट में मिलता है, तीसरा है जो कि प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी है। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, तीनों मिला के इधर देखो, सैलरी सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ये परक्विजिट के लिए है। सारा परक्विजिट मिला के जितना होगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, तुम जो यहाँ पे अमाउंट लिखोगे कौन सा लिखोगे? सैलरी का जो कैलकुलेशन था, 6,31,090 लिखोगे। 6,31,090 लिखोगे यहाँ पे। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक आ गया है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो 50,000 ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, जो सैलरी से मिलता है, तीनों डिडक्शन मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तीनों डिडक्शन मिलता है। किससे मिलता है? सैलरी से। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिला? 50,000। अच्छा, उसके बाद आधार सोर्स में डालो। अच्छा, आधार सोर्स में डालने से पहले हाउस प्रॉपर्टी में डालना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी में, अच्छा यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करेक्शन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी है ना, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का क्या कंसिडर किया जाता है बोलो? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है कि नहीं? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है कि नहीं किया जाता है? इंटरेस्ट किया जाता है ना। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अगर निकल डिटरमाइन करना चाह रहे हो तो वहाँ पे सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए तो लॉस होता है ना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए नेट एनुअल वैल्यू जो होगा, नेट एनुअल वैल्यू, तो क्या होगा नेट एनुअल वैल्यू? नेट एनुअल वैल्यू तो ज़ीरो होगा ना, नील। उससे क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो कितना था इंटरेस्ट ऑन होम लोन? 1,52,190, 1,52,190। तो 1,52,190 ये नेगेटिव में आएगा ना, नेगेटिव में। तो सैलरी इनकम पॉजिटिव,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है ना। अच्छा, तो तुम्हारा जो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा वो नेगेटिव में नहीं, नेगेटिव थोड़ा घट जाएगा। ये जो 6,01,000 है ना, उससे माइनस हो जाएगा। 6,01,000 है ना, उससे माइनस हो जाएगा कितना कितना, ये जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करके कितना आ रहा है, माइनस करके आ रहा है, माइनस करके कितना आ रहा है, 448,819 इतना हो रहा है ग्रॉस टोटल इनकम। उससे अगर माइनस करोगे 80C 80 TTA में जो डिडक्शन मिलता है, तो तुम्हारा जो टैक्सेबल इनकम होगा वो कितना होगा। टैक्सेबल इनकम जो होगा वो कितना होगा, इससे माइनस करके देखो। 2,88,819 इतना है टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम। ठीक है, तो हमने क्या किया, सैलरी इनकम जो है वो तो डेटा फिल कर दिए। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में क्या पुट करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में क्या पुट करना पड़ेगा, हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ तुम इंटरेस्ट फिलअप करो, इंटरेस्ट फिलअप करो। इंटरेस्ट कितना है, 1,52,190, 1,52,190 यही फिलअप कर दो। ठीक है, यही फिलअप कर दो। देखो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया, देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जो है, घर बनाने के लिए जो लोन लिया गया था, सिर्फ वही इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिए, 1,52,190। तो नेगेटिव में आ गया क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है। ठीक है, अदर सोर्स में आ जाओ। अदर सोर्स दिख रहा है, अदर सोर्स दिख रहा है, अदर सोर्स, अदर सोर्स, अदर सोर्स में सेविंग्स अकाउंट से कितना मिला है, सेविंग्स अकाउंट से, सेविंग्स अकाउंट से कितना पैसा मिला है, देखो 10,901, 10,901। और क्या इनकम है, एफडी है ना, एफडी से इंटरेस्ट है ना, तो वो भी आधार सोर्स में डालो। एफडी से कितना है, एफडी से है 9,018, 9,018 वो डालो, 9,018। अंडरस्टूड, इतना तक क्लियर है कि नहीं, बोलो, डेटा फिलअप करना है, इतना तक क्लियर है। सैलरी में मैंने डाल दिया। ये जो डेटा है ये तो बेसिक डेटा है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, उसके बाद क्या आ रहा है, सैलरी आ रहा है। सैलरी में मैंने जो सैलरी इनकम है वो डाल दी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जो 50,000 है वो ऑटोमेटिक सिस्टम ने ले लिया, जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक ले लेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 50,000। और जो हाउस प्रॉपर्टी है वहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड ना लेट आउट, बोलो। सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड करके जस्ट तुम इंटरेस्ट डालो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, उसी को डाल दो और कुछ नहीं। अच्छा, अदर सोर्स में,
अदर सोर्स में आ जाओ, यहाँ पे सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट डालो जितना मिला, और डिपॉजिट से कितना मिला। डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट है, डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, दोनों डाल दिए तो काम खत्म। उसके बाद तुम्हें तो ग्रॉस टोटल इनकम ऑटोमेटिक मिल जाएगा, वो तो ऑटो कैलकुलेटर हो जाएगा ना। ऑटो कैलकुलेट हो गया, देखो ग्रॉस टोटल इनकम ऑटो कैलकुलेट। अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एटीसी में डिडक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो जो कैलकुलेशन था, एटीसी में कितना मिला था, एटीसी में अच्छा, किधर गए, अब देखो एटीसी में 1,50,000 मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,50,000 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन तुम खर्चा किए हो, खर्चा कितना किए हो एटीसी में, एटीसी में खर्चा किए हो 1,82,000, खर्चा किए हो 1,82,000, लेकिन मिलेगा कितना, डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000। 1,50,000। लेकिन तुम्हें यहाँ पे डालना होगा कितना, 1,82,000, 2009, 1,02,082,009, इतना डालो। ऑटोमेटिक देखो, ऑटोमेटिक कंसिडर कर लिया, ऑटोमेटिक कितना कंसिडर किया है सिस्टम, ऑटोमेटिक कितना कंसिडर किया है सिस्टम, 1,50,000। ये जो 1,50,000 दिख रहा है ना, ये मैंने टाइप नहीं किया, 1,50,000 जो दिख रहा है ये मैंने नहीं टाइप किया, मैंने टाइप किया है जो ग्रीन, ऑटो हाँ, ये जो ग्रीन फील्ड है, आई कैन टाइप ओनली इन ग्रीन फील्ड, आई कैन नॉट टाइप ऑन द white field, I can type only on green field. So I have typed on green field 1,80,000, मैक्सिमम मिलेगा 1,50,000। अच्छा, उसके बाद किस सेक्शन में डिडक्शन है, 80 TTA, 80 TTA में मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10,000। किस लिए मिलता है, सेविंग्स अकाउंट से अगर इंटरेस्ट है तो, सेविंग्स अकाउंट से इंटरेस्ट है तो मिलेगा। तो 80 TTA कहाँ दिख रहा है, देखो यहाँ पे आ जाओ, 80 TTA दिख रहा है, 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट देख रहे हो, टीटीए, टीटीए तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10,000। लेकिन तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कितना था, सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट कितना था, 10,901। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, ग्रीन फील्ड में कितना लिखोगे, 80 टीटीए में ग्रीन फील्ड में कितना लिखोगे, 10,901 लिखोगे ना, 10,901 जितना एक्चुअली मिला गया है उतना ही यहाँ पे लिखोगे, जितना एक्चुअली मिला है उतना ही लिखोगे ग्रीन फील्ड में, ग्रीन जो कलम है उसमें, जो बॉक्स है ग्रीन बॉक्स में। लेकिन वो अलाउ कितना करोगे, लेकिन सिस्टम अलाउ कितना करेगा, 10,000, देखो 10,000 आ गया है ऑटोमेटिक। तो टोटल इनकम कितना हो रहा है, डिडक्शन ग्रॉस टोटल इनकम से सब कुछ डिडक्शन लेने के बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम हो रहा है, 2,82,820, 2,88,820 कितना हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे हो रहा था। अगर तुम इसे राउंड अप करोगे, इसे राउंड अप करोगे क्या होगा, यही होगा ना, राउंड अप करना पड़ेगा।
अच्छा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसके बाद अगर टीडीएस है तो टीडीएस डिजिटल फिलअप करो। अगर टीडीएस है तो टीडीएस डिटेल फिलअप करो, नहीं है तो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स पेड वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए वेरिफिकेशन पार्ट में क्या लिखा है? राजेश खन्ना, आई राजेश खन्ना, son and daughter of what? मुकेश खन्ना लिखो। कौन सा कैपेसिटी में सबमिट कर रहे हो? कौन सा कैपेसिटी में सबमिट कर रहे हो? इन विच कैपेसिटी? राजेश खन्ना जो सबमिट कर रहा है कौन सा कैपेसिटी में? सेल्फ या फिर रिप्रेजेंटेटिव? किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नहीं, खुद ही रिटर्न भर रहा है, फिलअप कर रहा है, नहीं। खुद का रिटर्न फिलअप कर रहे हैं, तो सेल्फ प्लेस डालो, खड़गपुर। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कैलकुलेट टैक्स करो। कैलकुलेट टैक्स करने से तुम्हें दिखाएगा कौन सा फील्ड है जो कि अभी फिलअप करना पड़ेगा। कैलकुलेट टैक्स जब करोगे तब दिखाएगा कौन सा फील्ड है जहाँ पर तुम्हें डेटा फिल करना होगा। देखो, प्लीज सिलेक्ट ड्रॉप डाउन इन फील्ड whether you have made an investment deposit payment for the purpose of claiming deduction। अच्छा, ये बोल रहा है कि तुम ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करो, किसके लिए? क्या तुम 5 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 इस डेट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट किए हो? तुम जो डिडक्शन लिए हो ना, वो पीपीएफ का डिडक्शन और पीपीएफ का डिडक्शन और हाउस लोन का जो रिपेमेंट, उसका डिडक्शन, वो डिडक्शन क्या इस पीरियड में किए हो? वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो तुम करोगे कि ना? नो, उस पीरियड में मैंने नहीं किया है इन्वेस्टमेंट। और जो तुम 80 सी में, 80 सी में या फिर 80 और जो सेक्शन है 80 सी, क्या वो इन्वेस्टमेंट तुम 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के अंदर की हो? नो, नो कर दो, नहीं की हो। उसके बाद की हो, उस पीरियड में नहीं की हो, उसके बाद की हो। अ, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अच्छा, फिर कैलकुलेट टैक्स में जाओ, कैलकुलेट टैक्स फिर करो, वो दिखाएगा कहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लीज सर सिलेक्ट। वो वेरिफिकेशन वाला फॉर्म पार्ट भरिए ना आप। बोलो। हाँ, क्या बोल रहे एक हो? वेरिफिकेशन वाला पार्ट भरे ना सर आप अभी वो वाला। कौन सा पार्ट? एक वेरिफिकेशन वाला पार्ट अभी फिलअप किए ना हम लोग। हाँ, किए। वेरिफिकेशन जिसमें नाम दिया है तो वो कौन सा पार्ट था सर? हाँ, वेरिफिकेशन पार्ट फिलअप किए है अभी, ठीक है। वेरिफिकेशन पार्ट फिलअप करने के बाद
हेलो। ठीक है, चलो। वेरिफिकेशन पार्ट फिलअप करने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कैलकुलेट टैक्स करना पड़ेगा। कैलकुलेट टैक्स, इधर बटन देख रहे हो? कैलकुलेट टैक्स एक ऑप्शन है, ये क्लिक करना होगा। कैलकुलेट टैक्स, अगर कैलकुलेट टैक्स क्लिक करोगे वो दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पर अभी फिलअप करना है। इतना बड़ा फॉर्म है तो वो दिखा देगा कि कहाँ पर फिलअप करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक बैंक भी डालना पड़ेगा। आईएफएस कोड, बैंक का डिटेल डालना पड़ेगा। एसबीआई का बोलो, एसबीआई। एसबीआई किसी बैंक का तुम डाल सकते हो, पीएनबी हो सकता है, कोई भी बैंक। मैंने यहाँ पर एसबीआई का डाल रहा हूँ। आईएफएस कोड कितना डिजिट का होता है? हाउ मेनी डिजिट ऑफ आईएफएससी कोड? 70102। टोटल 12 डिजिट होता है, 11 डिजिट होता है, 11। स्टेट बैंक आ गया है। अकाउंट नंबर डालो। एक क्लिक करना होगा रिफंड के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों अकाउंट डिटेल देना पड़ता है बोलो तो? इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों अकाउंट डिटेल्स देना पड़ता है? अकाउंट डिटेल्स इसीलिए देना पड़ता है, अगर तुम्हारा कुछ रिफंड हो रहा है। रिफंड किसमें, कौन सा बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा? अंडरस्टूड। उसके बाद फिर से कैलकुलेट करो, वो दिखा देगा कहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि वेदर यू और योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स सीनियर सिटीजन। 80D में फिलअप करना होगा। 80D सीट में जाओ। 80D में आ गया है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे बोल 80D किस लिए है, उसे थोड़ा नॉलेज चाहिए। 80D है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे देखो कहीं पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है क्या? क्वेश्चन में देखो कहीं पे लिखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है। 80D जो सेक्शन है वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करते हो तो डिडक्शन मिलता है 80D में। जैसे कि 80C में, जैसे कि 80C में किस लिए डिडक्शन मिलता है? एलआईसी करते हो तो 80C में डिडक्शन मिलता है। पीपीएफ में पैसा जमा करवाते हो तो 80C में डिडक्शन मिलता है। वैसे ही 80D में भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन उसमें किस लिए मिलता है? 80D में मिलता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो। हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, लाइफ इंश्योरेंस अलग है। लाइफ इंश्योरेंस कवर है 80C में। हेल्थ इंश्योरेंस कवर है हेल्थ इंश्योरेंस कवर है 80D में। अंडरस्टूड द पॉइंट? यहाँ पे देखो डेटा कहीं लिखा है हेल्थ इंश्योरेंस करवाया गया है, इतना हेल्थ इंश्योरेंस पे किया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम सेम है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम बोथ आर सेम। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे? नॉट क्लेमिंग करोगे, उन्हें पे ही नहीं किए। ठीक है, नॉट क्लेमिंग करोगे। अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए पे करते हो तभी तो क्लेम करोगे ना। अगर
इंश्योरेंस ही प्रीमियम ही नहीं किए, पे किए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किए, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिए, तो इंश्योरेंस तो प्रीमियम नहीं पे करोगे और डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। उसके बाद फिर से कैलकुलेट टैक्स करो, वो दिखा देगा कहाँ पर डेटा फिल करना बाकी है अभी। देखो अब कुछ नहीं दिखाया, अब कुछ नहीं दिखाया मतलब तुम्हारा सारा डेटा क्या हो गया है, फिल हो गया है। सारा डेटा क्या हो गया है, टैक्स बिट वेरिफिकेशन में जाकर फिर कैलकुलेट टैक्स करो। अगर कुछ एरर दिखाता है मतलब तुम्हें फिलअप करना होगा, सही करना होगा। अगर कुछ नहीं दिखाता है मतलब तुम्हारा फिलअप सही से हुआ है। फिलअप डॉक्यूमेंट रिटर्न फाइलिंग प्रिपरेशन जो प्रिपेयर कर रहे रॉन्ग हो रहेगा तो कैसे चलेगा? सही करना होगा। सपोज तुमने ये जो रहेगा तो सही नहीं देखो यहाँ पे जो बटन दिख रहा है सिलेक्ट यस नो, सिलेक्ट यस नो है। यस यस। सपोज मैंने इसे सिलेक्ट ही नहीं किए, ठीक है, सिलेक्ट ही नहीं किए, यस नो दोनों में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट किए, यस नो दोनों में से कुछ भी नहीं सिलेक्ट किए, तो वो क्या दिखाएगा देखो, कैलकुलेट टैक्स में जाओ, वो दिखा रहा है कि एक ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना बाकी है अभी अभी, अभी भी एक ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना बाकी है, उसे सिलेक्ट कर लो, वो दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट कर दूँ नो करके, उसके बाद जाओ कैलकुलेट टैक्स में, कुछ नहीं दिखाएगा, मतलब मेरा डेटा सही से फिलअप हो गया है, मतलब कुछ छूट नहीं गया है। ठीक है, जहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना था वो कर लिए, इसीलिए तो कुछ भी नहीं एरर दिखा रहा है ना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद तुम देखोगे कितना टैक्स हो गया है, कैलकुलेट टैक्स हो गया है ना, कैलकुलेट टैक्स बटन में तुमने क्लिक किए और कुछ भी एरर नहीं दिखाया है, इसका मतलब तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट हो गया है। अगर कुछ एरर दिखा था तो इसका मतलब वो अभी तक जब तक तुम वो एरर ठीक नहीं कर देते, जब तक वो एरर ठीक नहीं कर देते वो टैक्स कैलकुलेशन नहीं करेगा। अब तो एरर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कैलकुलेट टैक्स हो गया है, टैक्स कैलकुलेशन हो गया है। तो ये देखना पड़ेगा, इस बार देखना पड़ेगा कि टैक्स कितना है, कैलकुलेशन तो हो गया है। तो इसी सीट में फर्स्ट सीट में इनकम डिटेल्स का सीट में नीचे देखो कितना टैक्स हो गया है, जाओ नीचे, जाओ नीचे, कितना टैक्स हुआ है, 0.8 देखो, पॉइंट नंबर 8 देखो कितना टैक्स हुआ है। 1941। और उतना ही डिडक्ट रिबेट मिल गया ना, उतना ही रिबेट मिल गया, यस रिबेट, सर। हाँ पूरा पूरा रिबेट मिल गया। तो टैक्स पेबल कुछ भी नहीं है, लेकिन लेट फी जो लगता है, लेट फी कितना लग गया, लेट फी रिटर्न डिले जमा कर, 1000 रुपीज। अगर रिटर्न डिले जमा करोगे तो फीस कितना लगता है, 1000। ये 234 एप, 234 एप प्रीवियस क्लास में किए थे ना, 234 एप, 234 एप प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था। टू हाँ थर्टी सर फोर किए ए थे। 234 ए 234 बी 234 सी लेट फीस 234 ए, तो इसीलिए 1000 लेट फी लग गया है। अ, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन डन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद
यहाँ पे जेनरेट एक्सएमएल देखना पड़ रहा है, देख रहे हो? जेनरेट एक्सएमएल बटन, जेनरेट एक्सएमएल, यस जेनरेट करो, एक्सएमएल जेनरेट क्लिक करो। ये टीडीएस वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। हाँ मैंने वेरीफाई कर लिया है, मेरा टीडीएस नहीं है। बोल रहा है कि ये टैक्स कंप्यूट इंटरेस्ट देख लिया है। हाँ मैंने देख लिया है। सेव करने की बोल रहा है, टू सेव, क्लिक ओके। सेव एक्सएमएल, एक्सएमएल कहाँ पर सब सेव हो गया है? देखो पाथ, देखो कौन सा पाथ में, कौन सा पाथ में सेव हो गया है एक्सएमएल? सी ड्राइव, यूजर्स, आशीष, डाउनलोड ITR1, इस पाथ में सेव हो गया है। ठीक है, तुम्हारा एक्सएमएल बन गया है। तो एक्सएमएल कहाँ है देख लो, एक्सएमएल, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, इससे पहले कभी देखो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैसा होता है, अभी देख लो। एक्सएमएल तो जनरेट कर लिया ना, इसके बाद देखो यहाँ पे एक्सएमएल एक डॉक्यूमेंट है, देखो एक्सएमएल लिखा है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट बोल के। अगर उसे ओपन करोगे, अगर इसे ओपन करोगे तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कैसे दिखता है देखो। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट ऐसे दिखता है, कुछ समझ में आ रहा है? एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट से कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम्हें सिर्फ इस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को ही फिलअप, जनरेट करना है, मतलब ITR फिलअप करके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जनरेट करना है। तुम्हारा आंसर सीट कौन सा है? विच वन योर आंसर सीट, आंसर सीट कौन सा है बोले, तीनों फाइल में से, तीनों फाइल में से आंसर सीट कौन सा है? जो तुम सेंड करोगे या फिर अपलोड करोगे, तुम्हारा आंसर सीट कौन सा है? जो रिटर्न इतना जो मेहनत किए हो फिलअप करके, आंसर सीट कौन सा है? आंसर सीट है ये जो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट देख रहे हो, यही है आंसर सीट। एक्सएमएल जनरेट किए ना? ठीक है, किरण समझ रहे हो पूरा क्लास? हाँ सर, समझ तो थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है, तुम अगर सेंटर में आओगे तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और घर में कंप्यूटर लैपटॉप है तो तुम घर पे तो इसे सर डाउनलोड कर लो। प्रैक्टिस नहीं हो पाता सर। अच्छा कोई सिस्टम नहीं, ये सर फोन पे तो नहीं होगा ना ये? इतना बड़ा फॉर्म नहीं ओपन होगा, ओपन नहीं होने वाला ये फॉर्म। नहीं मतलब सिर्फ मेरे को फिलअप तो नहीं होगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए भी? हाँ प्रैक्टिस के लिए मैं इसे सेव करके तुम्हें सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, देखो ओपन होता है कि नहीं। इसे मैं ठीक सेव है सर। करके सेंड कर देता हूँ। हाँ सर, फिर ये वर्ड में तो शायद हो जाएगा। वर्ड नहीं, ये XML ये है,
एक्सेल है, एक्सेल। तुम्हें एक्सेल यूटिलिटी, वहाँ पे एक्सेल ऐप डाउनलोड करना होगा तुम्हारे। वहाँ पे एक्सेल ओपन होता है क्या फोन में? हाँ हाँ एक्सेल हो जाएगा शायद। टियर 1 फील्ड, ठीक है। ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ। यस सर। हम्म।